दिस इज़ वीडियो नंबर 4 ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला रूल, एक बात याद रखोगे, जो फेस इसकी डेफिनेशन आएगी वो ये आएगी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फिर किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कि भाई आप यहां से लेके कहां तक गए। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा रास्ता लिया। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये ए और बी पॉइंट है मेरे, इस ए से बी पॉइंट तक जाने में मुझे किसी फोर्स को कितना काम करना पड़ा। जैसे हम यहां से यहां तक गए, इस तरह से गए, या इस तरह से गए, या इस तरह से गए। अगर मैटर ना करे कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, सिर्फ डिपेंड करे कि आप कहां से कहां तक जा रहे हो, तो वर्क डन बाय सच फोर्स जिसमें ये पाथ डिपेंडेंस ना हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, सच फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent of the path followed by the particle and depends only on the endpoints। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? मतलब ये जैसे आपने ये केस बना दिया, तो आपने बोला हमने वर्क डन कैलकुलेट किया इन तीनों के लिए, ठीक है। वर्क डन इज ऑलवेज बाय अ फोर्स। पहली बात ये कभी नहीं भूलनी है। आप कभी बोलोगे वर्क डन कैलकुलेट किया, तो ये नहीं चलेगा काम। आपने बोलना है कि हमने इस ए से बी तक जाने के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट अगर करेंगे किसी कंजर्वेटिव फोर्स से, तो आंसर हमारा तीनों में सेम आएगा। लेकिन अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, तो उसके केस में आंसर डिफरेंट आता है। एक बात ये। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, पहला बोला पाथ इंडिपेंडेंट, और दूसरी बात क्लोज्ड लूप में दूसरी बात ये, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो अगर क्लोज पाथ का पता क्या मतलब होता है? कि मैं ए से जा रहा हूं बी तक और फिर वापिस आ रहा हूं ए पे। और अगर मैं एक कंजर्वेटिव फोर्स से इसका वर्क डन कैलकुलेट करूं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करूं, ऐसे केस में द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो। मैं दोबारा बोल देता हूं, दो डेफिनेशंस बोली मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस की। A conservative force is conservative if the work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent of the path followed by the particle and depends only on the endpoints। एक डेफिनेशन ये। दूसरी है, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, इसको लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है लिखा हुआ है नोट्स में, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक? जो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है। 12th क्लास में हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव है। तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दी आपको, किसकी? कंजर्वेटिव फोर्सेस की। फिर उसके बाद आ गया आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। मतलब ऐसी फोर्सेस
जो स्पीड को कम करने में नॉर्मली आप इस तरह से देख सकते हो, इनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। विस्कोसिटी आपको नहीं मालूम है, इसलिए अभी आप नॉन कंजर्वेटिव में सिर्फ एक याद रखो, फ्रिक्शन। अगर कोई पूछ ले दूसरी तो विस्कोसिटी, जो हमने अभी काफ़ी आगे जाके पढ़ना है उसको डिटेल में, अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए उस तरह की एयर फ्रिक्शन जैसे हो गया, ये भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज आ गई ये वाली, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आ गई ये वाली, और ये कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये एग्जांपल्स आपने याद रखी। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यार ऐसा कैसे है कि पाथ डिपेंडेंट नहीं है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से चलोगे, तो तब भी आंसर सेम आएगा। उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये एक एग्जांपल मैंने बनाई है यहाँ। ये एक ब्लॉक है ए, इस ब्लॉक ए को मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके गया। कितनी हाइट पे लेके गया? एच हाइट पे लेके गया। तो बताओ आपको कितना वर्क डन करना पड़ा आपको? फिर मैंने गलत बोला। वर्क डन बाय mg फोर्स कितना होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया, वो मुझे कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। mg हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। आप कहाँ जा रहे हो? ऊपर की तरफ। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा -mgh। आपको अब समझ आना चाहिए, क्योंकि cos 180 आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी ऊपर की तरफ है और फोर्स आपकी mg नीचे की तरफ लग रही है। एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 180 डिग्री, दैट इज वाई द आंसर कम्स आउट टू बी -mgh। फाइन। यहां पे हमने क्या किया, ये आंसर हमने निकाल लिया इस केस में, जहां हम सीधे सीधे ऊपर की तरफ गए। लेकिन अब मैंने कहा नहीं भाई, मैंने ब्लॉक को ऐसे नहीं लेना, अब मैंने ऐसे लेना है। देखना, यहां से गए, यहां से गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। अब क्या होगा? यहां से यहां तक गए तो हमें लग गया -mgh1, ठीक है। यहां से यहां गए, अब देखो ब्लॉक यहां से जब यहां की तरफ लोगे तो डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल कितना आ रहा है? फोर्स के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 90, इसलिए वर्क डन इस केस में कितना? 0। इस केस में कितना? -mgh2, और अगले इस केस में भी फिर से कितना? 0। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -mg कॉमन लेके h1 प्लस h2, आंसर कम्स आउट टू बी h। तो ये सेम आंसर आया। आपने पाथ चाहे जो मर्जी लिया, बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन बोथ दीज केसेस इज इक्वल टू इज सेम। इसलिए ये सेम आने की वजह से हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। जो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की? कि पाथ चेंज करने से वर्क डन चेंज नहीं हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग बड़ा क्लियरली हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे थ्योरेटिकली लिखने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि कभी कोई आपसे पूछ ले कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, तो आपने कैसे देना है? पहले तो डेफिनेशन बता देनी है उसकी, फिर मैंने आपको जो पाथ वाली डेफिनेशन दी और एक क्लोज्ड पाथ वाली डेफिनेशन दी, फिर उसके बाद आपको ये एग्जांपल दे देनी है कि भाई देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स शोज सच प्रॉपर्टी, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ इट्स एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। फिर अब आगे, अब मान लो क्लोज पाथ की अगर आप बात करते हो, देखो क्लोज पाथ में कितना सिंपल है। मतलब मैं ए से इधर ऊपर की तरफ गया, कितना वर्क डन निकाला आपने ये, फिर मैं नीचे आया इधर वापस ए पे, तो फिर कितना वर्क डन आएगा? फिर +mgh आएगा। आंसर कितना आया? 0। ये भी एक और रीजन हो गया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं यही चीज फ्रिक्शन के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि क्लोज पाथ में वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। क्लोज पाथ में वो 0 नहीं आएगा। मैं बताता हूं आपको कैसे, अभी समझेंगे फ्रिक्शन के केस में उसको। अब ये देखो एक ब्लॉक है यहां, ठीक है, इसको मैंने कितना डिस्प्लेस किया? s डिस्प्लेस किया। फ्रिक्शन फोर्स यहां कितना काम कर रही है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने इस समय फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम, इसलिए उसकी बात नहीं करनी कि ये क्या है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन की ये ब्लॉक यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो ये ए पोजीशन पे था, इसको मैं किसी बी पोजीशन पे लेके गया ब्लॉक को, तो मुझे कितना, मुझे नहीं फ्रिक्शन को कितना वर्क डन करना पड़ा? द आंसर कम्स अप टू बी -FR इंटू एस। माइनस क्यों? आपको रीजन समझ आना चाहिए, cos 180 के कारण -FR इंटू एस। फाइन। अब हम पहुंच गए कहां पे? अब हम पहुंच गए बी पोजीशन पे। अब बी पोजीशन से वापस आना चाहते हैं कहां पे? ए पोजीशन पे, ठीक है, इसी रास्ते से, ठीक है। उसी रास्ते से वापस आए, उसी रास्ते से जब वापस आए तो क्या हुआ? जब उसी रास्ते से वापस आए तो हुआ क्या कि अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही यही ना, वो अपना उसकी कोई डायरेक्शन का धीन धर्म नहीं है, उसने अपनी डायरेक्शन ही बदल देनी है। अब आप इधर मोशन लेके आए तो फ्रिक्शन इधर लगेगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना।
तो फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी, जब फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी तो आंसर क्या आएगा, मोशन कहाँ है, इस तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी है अब, इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आपका क्या आंसर आएगा फिर से माइनस एफ आर इंटू एस, फिर से एफ आर इंटू माइनस एफ आर, तो आंसर जीरो नहीं आया, आंसर कितना आया माइनस टू एफ आर इंटू एस। एफ आर इज द फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए आंसर क्लोज लूप के लिए जीरो नहीं आया, ग्रेविटेशनल में आंसर जीरो आया था। दिस इज अनदर एग्जांपल जिससे हमने ये प्रूव किया कि फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो हमने फ्रिक्शन को, अभी आप प्लीज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी आप अपने दिमाग में सिर्फ फ्रिक्शन को रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने ज़्यादा फोर्सेस नहीं पढ़ी हैं। जो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस आप काफ़ी पढ़ी हैं आपने, लेकिन अब हम यहाँ कुछ बात करेंगे, मैं आपको फोर्सेस दूंगा, ठीक है, मैथमेटिकल फोर्स दूंगा, आपको बोलूँगा ये फोर्स है, बताओ ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इसको, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करना भी सीखेंगे बार बार, ठीक है। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले। अब देखो इस तरह की फोर्स है एक्स स्क्वेयर आई प्लस वाई जे, इस तरह की फोर्स है, और मुझे ये बताना है कि ये कितना वर्क डन करेगी। पहले वर्क डन करना, मैं 4-5 फोर्सेस की आपको वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि इनमें से कैसे पता चला कि कौन सी फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव हैं। इसके ऊपर हम पूरी टॉपिक में अभी लेने वाला हूं 10 मिनट में, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कैसे, तो ये आ गया। अब इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ज़रा ध्यान देना है। वेरिएबल फोर्स अगर आई जे में आए तो इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट सी। इसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वर्क इज इक्वल टू, वेरिएबल फोर्स है, ध्यान देना, आपको मालूम है इंटीग्रेशन लगानी पड़ती है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, कुछ नहीं करना, और एफ डी एक्स आ गया। अब इसको इस तरह से लिखेंगे हम, इसको एक्स नहीं लिखो आप, इसको डी आर लिखना चाहिए, ठीक है, डी आर। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। इसको इसको इसके आगे वाला ये आप ज़्यादा याद रखना, जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, एफ, अच्छा एफ कैसा है, एफ भी कैसा है, एफ है भाई एक्स स्क्वेयर आई प्लस वाई जे, ठीक है, ऐसा। डी आर कैसा है, एफ डॉट डी आर लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दो, ठीक है। क्या आ गया, डी एक्स आई, ये होता है डी आर, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अगर डी जेड हो तो डी जेड भी लिखना है यहां, लेकिन जेड है ही नहीं। इन दोनों का अभी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इन दोनों का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं, आई जे थोड़ा रहता है, फिर डाइट प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक्स वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, तो ये हमने कर दिया। तो ये आ गया आपका डी एक्स आई, और एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स आ गया, वाई डी वाई आ गया, ये आ गया। फिर इसका क्या करेंगे हम, फिर को हम इसको किस तरह से चलाएंगे देखना ज़रा, इसको इसके आगे कैसे करेंगे। एक्स स्क्वेयर डी एक्स की इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, लिमिट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बड़े अच्छे से बताता हूँ लिमिट्स करके। ये क्या बनेगा, इसको ऐसे अलग अलग कर दो, एक्स वाले को अलग और वाई वाले को अलग कर दो, अलग कर दिया। लिमिट्स क्या है, एक्स की लिमिट्स क्या है 1 to 2, और ये क्या है 1 to 3, क्योंकि आपका पॉइंट क्या था 1 1 2 3, तो 1 1 1 1 में 1 पहला वाला 1 क्या होता है एक्स, और दूसरा वाला 1 क्या होता है वाई, और 2 3 में पहला वाला 2 क्या होता है वाई, और दूसरा वाला 2 क्या होता है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है वाई। तो बस ये एक्स वाले थे, ये वाई वाले थे, ये उसके हिसाब से लिख दिया, एक्स वाले के साथ लिखे, वाई वाले वाई के साथ लिखे। आप सिंपल है, कुछ नहीं है इसके आगे करना, एक्स क्यूब अपॉन 3 2 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 3 1। अब 8/3 माइनस 1/3 कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन नहीं मेरे से एक्सपेक्ट करो, कभी भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करोगे, ये क्या बन गया
8/3 -1/3, ठीक है, और ये बन गया 9/2 -1/2। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 8/3 -1/3 7/3, ठीक है, 7/3 +4, 7/3 +4 करो कैलकुलेट, अब आंसर आ जाएगा। बस ऐसे करना है आपने, और जूल्स में आंसर लिख देना इसका, जूल्स में आंसर लिख देना। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर, नथिंग इज डिफिकल्ट। वेरिएबल फोर्स थी, इंटीग्रेशन लगानी थी, इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी। कांस्टेंट फोर्स होती तो ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट फोर्स को भी ऐसे ही कर सकते हो आप, कांस्टेंट फोर्स वाला क्वेश्चन भी खुद ही ऐसे ही कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है लेकिन करने की ऐसे, लेकिन आप कर सकते हो ऐसे। तो वर्क डन आपने कैलकुलेट किया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पता क्या नोट की? क्या मैंने आपको पाथ दिया? मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि भाई 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है पार्टिकल, 2 3 तक कैसे जा रहा है, घूम के जा रहा है, कर्व लेके जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो हमने बिल्कुल पता नहीं किया। तो बिल्कुल पता नहीं किया, जब ऐसा आपको पता ना करना पड़े इनिशियल और फाइनल, तो दैट इज वाई दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मैं दोबारा बताऊंगा आपको कैसे फोर्सेस को और बेटर तरीके से कैसे पता लगाएंगे। तो जब आप क्या कैलकुलेशन कर पाए आप वर्क की? यस, क्या हम वर्क की कैलकुलेशन कर पाए? बिल्कुल है। और मैं आप बताता हूँ आपको, आप पहले आगे चलो, अब हम एक और कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ अब आपको क्लियर कट मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्या करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मेजर डिफरेंस पता क्या देख रहे हो? वहां पे आई वाले के साथ सिर्फ एक्स था और जे वाले के साथ सिर्फ वाई था। यहां मिक्स हो रहा है काम, यहां आई वाले के साथ एक्स भी है वाई भी है, और जे वाले के साथ भी एक्स भी है वाई भी है। तो इसलिए यहां पे प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है, पहली बात ये समझो कि यहां पे ये मेन प्रॉब्लम आ जाती है। अब ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस? क्योंकि अभी आप होगा क्या मैं बताता हूं आपको। जब आप वर्क डन कैलकुलेट करने लगोगे ना, तो आप इस तरह से करोगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं मैं, थोड़ा लेकिन जल्दी लिख रहा हूं, और आपने भी जल्दी लिखना सीखना है, ठीक है। हमने कैसे लिखा था? ये देखो मैंने लिख दिया 2xy dx प्लस x² dy, ऐसे लिखा था। आपने ये डायरेक्ट लिखना सीखना है। ये भी मैंने आपको बता दिया वो आता कैसे है ये, लेकिन लिखना आपने डायरेक्ट सीखना है। ये आ गया। अब यार फंस गए हम। एक्स वाले का एक्स होता तो हमें समझ आ जाता, सिर्फ 2x होता तो हमने फटाफट इसकी इंटीग्रेशन लिख देनी थी x²। 2x की इंटीग्रेशन x² नहीं आती है तो अब ये खाम खा टॉपिक पढ़ने का फायदा ही नहीं है। पहले इंटीग्रेशन पढ़ो फिर आएगा ये सब, ठीक है। तो 2x की इंटीग्रेशन क्या थी? x² सीधा लिख देते, लेकिन y ने पंगा डाला हुआ है ना, y x के साथ कैसे चलेगा भाई काम? तो इसलिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे हमें एक चीज़ चेक करनी है। यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसका करने का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ। उस शॉर्टकट मेथड को आप अंडरस्टैंड करोगे कैसे, ध्यान देना प्लीज़। इसको मैं बोलूँगा, इसको नाम दिया हमने पार्शियली इंटीग्रेट करूँगा। याद रखना, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको सिर्फ सीखना है। क्या मैंने बोला? क्या पार्शियली इंटीग्रेट करूँगा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब पता क्या हुआ कि एक्स के में क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर वाई को कांस्टेंट मान ले। बस वाई को कांस्टेंट मान ले, जैसे 2 कांस्टेंट है वाई को भी कांस्टेंट मान। तो 2y को टेंशन नहीं लेनी, तो इंटीग्रेशन किसकी करनी? एक्स की। तो एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? x²y। ये y नहीं है यहां, सॉरी, यहां ये y काट देना, इस क्वेश्चन में y नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये 2xy, तो 2xy की जब मैंने इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन की। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब दो वेरिएबल आ जाए ना, तो क्या मतलब है? एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दूसरे को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो यहां पे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई को क्या मानना है? कांस्टेंट। जेड को क्या मानना है? कांस्टेंट। जेड तो है नहीं, अगर जेड भी हो तो उसको भी कांस्टेंट मानना है। सिर्फ एक्स को क्या मानना है? वेरिएबल। तो इसलिए 2y आपका क्या बन गया यहां पे? कांस्टेंट। तो 2y की तो टेंशन नहीं, लेकिन बचा कौन? एक्स। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? x²/2। तो आंसर क्या आया? इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया? मैं यहां लिखता हूं, x²y आया। क्या आया? x²y आया। सिमिलरली इस वाले को भी इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान देना प्लीज, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो।
इसका क्या मतलब हुआ कि x को और z को क्या मानो कांस्टेंट, तो x स्क्वायर को क्या मान लिया कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 2x, 10 की इंटीग्रेशन क्या होती है 10x, तो इसलिए x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर y क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है काम। कांस्टेंट अगर 10y होता तो सॉरी 10dy होता तो क्या इंटीग्रेशन लिखते 10y, तो x स्क्वायर को 10 मानो, x स्क्वायर को कांस्टेंट मानो, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x, तो इसलिए इसका भी सेम आंसर आया, इसका भी सेम आंसर आया। जब आंसर सेम आ जाए तो कहना भाई काम आसान हो गया, काम आसान हो गया, हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब इसका वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो, वर्क डन इसका कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई मुझे याद रखना है, ये एक्स स्क्वायर वाई बड़ा काम का चीज़ है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर वाई आपने याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़, ये मैथमेटिक्स में आपने बड़ी डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़नी है, मैं लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जल्दी करने का एक मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ बातें समझना, जब ऐसा होगा, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, पहले वो कंपेयर करना, कंपेयर करने उसको, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे क्या था, x के साथ dx था, y के साथ dy था, किसी ने एक दूसरे के अंदर पंगे नहीं डाले हुए थे, लेकिन यहाँ डाले हैं, यहाँ x वाला y के पास चला गया हुआ है, y वाला x वाले के पास आ गया हुआ है। जब इस तरह का मिक्सचर हो जाए तो कई बार ये इंटीग्रेशन होती है और कई बार ये इंटीग्रेशन नहीं होती है, और जब ये इंटीग्रेशन नहीं होती है तब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। लेकिन कब होगी, जब इन दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया ना, पार्शियली इंटीग्रेट करके पहले वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई, व्हेन यू गेट द सेम आंसर्स, समझ जाना कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। पहली बात बता रहा हूं, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स होने के साथ साथ मैं नॉन कंजर्वेटिव की भी एग्जांपल दूंगा, जब सेम नहीं आएगा तब वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, उसका वर्क डन भी नहीं निकालना तुमने बोलना ये नहीं कैलकुलेट होगा हमसे वर्क डन, क्योंकि फिर पाथ दो आप, फिर आपको पूरा पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन पाथ की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट 1 1 और 2 3 दिया हुआ है, उन दोनों को यूज करके मैं यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर पाऊंगा। इसलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने क्या देखना है, आप देखना मेरी बात जरा ध्यान से, ये लिख दिया ना आपने, इसके बाद अब की क्या कहानी है वो सुनो। इसको पता क्या लिख देना है आपने, अब इंटीग्रेशन, ध्यान देना, वही वाली टर्म जो आपने निकाली, एक्स स्क्वायर वाई, कुछ नहीं, किसी को नहीं बताना आपने कहां से आया, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई, बस ऐसे लिख देना है। और ध्यान देना प्लीज, डी एक्स स्क्वायर वाई लिख देना है, और जो लिमिट्स डालनी है ना, अब जो लिमिट्स डालनी है वो किसकी डालनी है, ध्यान देना, ये जो टर्म है ना आपकी, अब इसकी विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स स्क्वायर वाई इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर वाई कर रहे हो, तो अब एक्स स्क्वायर वाई की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैं बताता हूं कैसे। एक्स की वैल्यू पहले डालो 1, देखो एक्स की वैल्यू 1 डालो तो क्या बन गया 1 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू ये वाला 1 डालो और ये 3 डालो, मैंने कुछ गड़बड़ बोला, सॉरी। देखो पहले एक्स कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 3 तक है ना, तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू डालो 1, वाई की वैल्यू भी डालो 1, तो एक्स स्क्वायर ये कितना आया 1, अब डालो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर वाई की, एक्स स्क्वायर वाई की, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट तैयार हो रही है, कितना आंसर आया इसका 12, ठीक है। तो यहां लिख देना है 1, यहां लिख देना है 12, आप बड़े अच्छे से समझना ये 1 और 12 कैसे आया, ये प्लीज़, यही सारी कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर बचा। अब इसका आंसर पता क्या आने वाला है, इसका आंसर सीधा आएगा, डी और इंटीग्रेशन काट दो और आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, खत्म, एक्स स्क्वायर वाई, और लिमिट्स क्या आएंगी 1 से लेके 12 तक, वो आप कैलकुलेट कर लो। अब इसको ना इस तरह से लिख दो, आपके लिए बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग में, बताता हूँ। आप इसको इस तरह से लिख दो, ये 1 और 12 आप नोट कर लेना। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, देखना क्या करना है आपने, ध्यान देना, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। आप ना एक्स स्क्वायर वाई की जगह के लिख दो,
लिख दिया के, ये बन गया डी के, ध्यान देना प्लीज़। और लिमिट क्या बन गई 1 to 12। अब सिंपल है, कुछ नहीं, 1 to 12। अब डी के की इंटीग्रेशन क्या होगी के, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, तो डी के की क्या होगी के और लिमिट क्या है उसकी 12 1 इक्वल टू क्या आ गया आंसर 11 जूल्स। 11 जूल्स। इस तरह से हमारा ऑपरेशन चलता है, ये इस तरह से हम इसको करते हैं, ये इसका मेथोडोलॉजी है, अच्छे से सीख लो। एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस तरह के, आपकी कमांड बढ़ जाएगी। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैंने इस बार जेड वाला भी कंसिडर कर लिया, के भी मतलब कंसिडर कर लिया, और आप देख रहे हो ये सारे मिक्स हैं एक दूसरे के साथ। अब ये एक बात याद रखनी है, डजंट मीन कि अगर मिक्स होगा तो हम कर ही पाएंगे। कई बार आप वर्क डन निकाल नहीं पाओगे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ, पाथ के बिना सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर गिवन है तो हर बार आप वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। गारंटी नहीं है, देख के नहीं बता सकते आप कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, देख के कई बार बता सकते हैं, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो भी बड़े मज़े से कर सकते हैं। अगर एक्स वाला आई के साथ हो, वाई वाला जे के साथ हो और जेड वाला सिर्फ के साथ हो, बीच में एक दूसरे के ना घुसे हो, तो हम देख सीधा बिना देखे ही बिना कैलकुलेशन किए ये बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स और हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ये मिंगल्ड हैं एक दूसरे के साथ तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेक कैसे करें, आओ दिखाएं आपको कैसे चेक करेंगे। पहले ये चेक करेंगे कि भाई ये पॉसिबल भी है या नहीं है। आओ इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला काम, आप इसको इंटीग्रेट करोगे पार्शियली। किसको, ये देखो, इसको इंटीग्रेट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको इंटीग्रेट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड। मतलब मैंने आपको समझाया, मैं दोबारा समझाऊंगा, मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। इस एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से आपका सारा डेवलप हो जाएगा एक एक चीज़। ठीक है, तीनों को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू, पहले वाले को एक्स, दूसरे वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई, के वाले को विद रिस्पेक्ट टू जेड। अगर तीनों का आंसर सेम आया तो ये हो पाएगा, नहीं तो बोलना भाई मुझे पाथ दो, मैं फिर तब कर सकता हूं। ऐसे नहीं कर सकता, मतलब आपने फिर कैलकुलेट नहीं करना, आपने बोलना दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर बराबर नहीं आया तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर ये तीनों बराबर आए तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। खत्म कहानी। ठीक है, आओ बताऊं क्या। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो यानी वाई स्क्वेयर जेड और 2 तीनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और देखो क्या बना इसका इंटीग्रेशन, मैं लिखूं 2y स्क्वेयर जेड को मैंने कुछ नहीं किया, और x की मैंने इंटीग्रेशन कर दी। ये दूसरे वाले पे आ जाओ, इस वाले में आपने 2x स्क्वेयर जेड को कुछ नहीं करना, और सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी करनी है, y की, वो होगी वाई स्क्वेयर अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वेयर अपॉन 2 होगी। ठीक है, ये आ जाओ इधर तीसरे वाले पे। तीसरे वाले का क्या आंसर है, तीसरे वाले में आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो भाई, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, जेड तो है ही नहीं ना, जेड तो है ही नहीं, सिर्फ कॉन्स्टेंट ही है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या हो, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होती है 2z। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको 2 पढ़ो, ये कॉन्स्टेंट है तो इसको क्या बोलो ये। ठीक है, क्या जब ये कटा ये और ये, क्या ये सेम आंसर आया या नहीं आया। देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड, तीनों जगह सेम आंसर आया। और तीनों जगह सेम आंसर आने का मतलब है, देखो तीनों जगह सेम आंसर का मतलब है कि इसके जो पॉइंट्स ये इनिशियल और फाइनल गिवन है, बिना पाथ की डिस्क्रिप्शन के मैं इसका वर्क डन कैलकुलेट कर पाऊंगा, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तीनों बराबर आएंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर तीनों बराबर ना आए तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। प्लीज माइंड दिस वेरी क्लियरली इन योर माइंड कि ये इस तरह का, हम इस तरह से इसके साथ ऑपरेट करने का हमारा ये तरीका है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये बराबर ना आए, अगर ये बराबर ना आए तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है कि भाई आपने तो मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिया, मैं इसका वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। अब कैसे कर पाऊंगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे पता क्या चाहिए, अब देखो। ठीक है, मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा,
वर्क डन, सीधा शॉर्टकट करना सीखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो वो मैं 2-3 स्टेप छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो यही ट्रिक है आपकी, इंटीग्रेशन डालो, टी लिखो और क्या लिखो, जो आपने निकाला था, जो तीनों का बराबर आया था, जो तीनों का बराबर आया था वो ये है, खत्म। अब लिमिट्स का चक्कर पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसको के मान लो और के की वैल्यू निकालो। इसको के मान लो और के की वैल्यू निकालो। के की वैल्यू देखो, मैं अच्छे से आपको लिख के देता हूँ। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आएगी इसकी, लोअर लिमिट आएगी, देखो क्या वैल्यू है उसकी, 111, 111 तो ये आएगी 1 स्क्वेयर इंटू 1 स्क्वेयर इंटू 1 इक्वल टू 1। अपर लिमिट, मैंने ये बिल्कुल अच्छे से, मैंने पिछला क्वेश्चन इतनी डिटेल नहीं दिया था, लेकिन इस बार आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि क्या इसका ऑपरेशन है। दूसरा आएगा 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर इंटू 1, नहीं 1 नहीं 2, अब ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, क्या नंबर बना, 4 का स्क्वायर 36, 72 आ गया, 72 आया, ध्यान से देखो 72 आया। लोअर लिमिट आ गई 1, अपर लिमिट आ गई 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 36 इंटू 2 72, तो 72। तो मैं इसको लिखूँगा W इक्वल टू, मस्त आंसर, लोअर लिमिट 1, ये 72, और इसको लिखूँगा डी के, ख़त्म। आंसर क्या आया, के, लिमिट्स क्या आई 72 टू 1, आंसर क्या आया 71 जूल्स। ये स्टेप भी छोड़ सकते हो सारे आप, प्रैक्टिस करो। स्टेप्स तो छोड़ने ही है, फटाफट करने का तरीका भी तो आपको, पहले तो जब करेंगे तो पहले तो पूरा ही करके दिखाऊंगा ना। आप भी पहली बार पूरा करोगे, दूसरी बार भी पूरा करोगे, जब प्रैक्टिस आएगी तो फिर एकदम आंसर निकालोगे। भैया अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करनी होती है, आगे करना ही कुछ नहीं होता। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, वही आंसर आ जाता है। यहीं से आंसर दिख गया था। ये सब थोड़ा ना लिखना है, ये सब थोड़ा लिखना है मैंने तो जल्दी करना है। तो दिस इज़ द वे वी प्रोसीड विद द थिंग्स। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। देखो कांस्टेंट, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर लास्ट लाइन बोल रहा हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता रहूँगा चीज़ें, लेकिन अभी जो आपको अंडरस्टैंड करना है इस मैथमेटिकल वाले पॉइंट में, इसमें बताऊँ फोर्स को देख के कैसे बताना है कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। कैसे, अगर कांस्टेंट फोर्स है ऑलवेज कंजर्वेटिव। कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल दो, 2i माइनस 3j प्लस 2k, बस ऐसी फोर्स है जिसमें एक्स वाई जेड कुछ है ही नहीं, तो वो हमेशा कंजर्वेटिव है। एक्स वाला आई के साथ है, वाई वाला जे के साथ है, जेड वाला के साथ है, कोई एक दूसरे की इंटरमिंगलिंग नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो भी हमने पहले किया, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर कई बार आपको मिंगलिंग दिखेगी आपस में एक दूसरे के साथ, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें फिर आपने चेक करना, जो ये पूरा क्वेश्चन आपको करवाया, क्या फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तीसरे वाले को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शली क्यों बोलते हैं कि बाकी अगर कोई वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट टेक दैट एज कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट को क्या डरना यार, कांस्टेंट जितना मर्जी बड़ा हो, 1 लाख भी हो, उसको भी बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन की। कांस्टेंट से ही तो मेरी इंटीग्रेशन आसान होती है। ठीक है, तो उधर से वो करके, वो आपको अभी सिखाया मैंने, जैसे करके वो सब चेक कर लिया। तो इसलिए मतलब ये भी कंजर्वेटिव है, अगर, क्योंकि अगर ऐसा तीनों बराबर नहीं आते तो हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे जो हम यहाँ के कू लिख पाए और ये सब चीज़ें कर पाए, फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको कैसे करते हैं वो अभी आपने नहीं करना है, मैं नहीं करवा रहा, उसको अभी नहीं करना है। उसमें पाथ वगैरह चाहिए होता है, उसमें वाई और एक्स का आपस में रिलेशन चाहिए होता है, फिर वो पाथ के बिना नहीं होता है, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ज़रूर करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सिर्फ ये बताना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव कब आएगा, नॉन कंजर्वेटिव सिंपल आप एग्जांपल ले लो, नॉन कंजर्वेटिव आप एग्जांपल ले लो। देखो ऐसा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आई, आप करके देख लो, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आई प्लस फोर्स की वैल्यू दे रहा हूँ, और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जे, ये नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बराबर। आप करके देख लेना, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जे। ठीक है, इसको करके देख लो, पार्शियली इंटीग्रेट पहले वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे वाले को वाई, ये बराबर ही नहीं आएंगे दोनों। आप बोलो ये नॉन कंजर्वेटिव है।
खत्म। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट जितना बताना था बता दिया। तो इसको अच्छे से अपने कॉपी पे नोट करके रखो और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स डेवलप करो। थैंक यू वेरी मच।